नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद जी के शुरुआती लेखन के बारे में। तो प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू किया था उर्दू भाषा में, फिर वे हिंदी में लिखने लगे। उर्दू भाषा के लेखन को छोड़ने के पीछे का मूल कारण था उनको प्रकाशक मिलने मुश्किल हो गए थे उर्दू भाषा में, इसलिए वे हिंदी में आए। तो प्रेमचंद का जो शुरुआती लेखन है वो उर्दू से शुरू होता है। प्रेमचंद जी मानव की अच्छी प्रवृत्तियों में आस्था रखने वाले एक समाज चेता लेखक थे। उन्हें लोगों की, मनुष्य की अच्छी प्रवृत्तियों में आस्था थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे मनुष्य की बुराइयों, दुर्गुणों पर उनकी दृष्टि न जाती हो। लेकिन उनके ऊपर गांधी जी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत का इतना गहरा असर था कि वे एक लंबे समय तक हृदय परिवर्तन से संबंधित पात्रों की रचना ही करते रहे। उनके कहानियों में, उपन्यासों में यदि कोई पात्र ऐसा आता भी था जो मान लीजिए जिसने बाद में गलत रास्ता अख्तियार कर लिया, जो दुर्गुण में लिप्त हो गया, तो किसी प्रेरणा से, पश्चाताप की भावना से वो भरकर फिर वापस सीधे रास्ते पर आ जाता था, सुधर जाता था। तो प्रेमचंद जी इसी कारण से अपनी रचनाओं में ऐसा संसार रचते रहे जो भोले और सीधे साधे लोगों का था, छल छद्म से मुक्त लोगों का था, जो आस्थावान लोग थे। इन लोगों का संसार उन्होंने अपनी रचनाओं में रचा है। तो प्रेमचंद जी के ये जो हृदय परिवर्तन से संबंधित पात्र थे, इनकी रचना वे आगे भी करते रहे। आगे के दौर में भी वे ऐसे ही रचनाएं करते रहे जिसमें पात्रों का हृदय परिवर्तन होता था, लेकिन उनका अनुपात काफ़ी कम हो गया था। तो प्रेमचंद जी के शुरुआती लेखन के महत्व को समझने के लिए हमें उनके पूर्व के जो कथाकार हैं हिंदी और उर्दू भाषा के, इनके बारे में भी, उनके लेखन के बारे में थोड़ी बातें समझ लेनी ज़रूरी है। तो प्रेमचंद के पूर्व के उर्दू हिंदी जो कथाकार थे, वे अपने रचनाओं में ऐसी कथाओं का सृजन करते थे जो रोमांस से भरपूर होता था, और वो खाए पिए अघाए लोगों की वासना की तृप्ति का या तो साधन होते थे, या फिर वे जो रचनाएं होती थीं वे दृष्टांत प्रस्तुत करती थी। लंबे लंबे दृष्टांतों से भरे होते थे, अथवा उन रचनाओं में जिस तरह से साधु महात्मा लोग उपदेश दिया करते हैं तो उपदेशात्मक हो जाया करती थी। किंतु प्रेमचंद के आगमन से परिदृश्य बदल जाता है। प्रेमचंद के पूर्व के कथाकारों में जो चरित्र चित्रण का अभाव दिखता है वो प्रेमचंद के आने से दूर हो जाता है। प्रेमचंद के आने से जो रचनाएं हैं, कथाएं हैं, उन कथाओं से चरित्र बोलने लगते हैं। उनकी महान कहानियां हो या फिर औसत दर्जे की भी जो कहानियां हैं, उन कहानियों के भी चरित्र जो हैं पाठकों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। तो ये प्रेमचंद का मौलिक अंतर था अपने पूर्व के कथाकारों से। तो जैसा कि जानते ही हैं आप, प्रेमचंद जी ने उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में आए। तो उर्दू भाषा का उनका पहला जो उपन्यास है, उर्दू भाषा का पहला उपन्यास असरार मुआबिद, इस उपन्यास का प्रकाशन 8 अक्टूबर 1903 से लेकर के 1 फरवरी 1905 ईस्वी तक धारावाहिक रूप में, उर्दू का एक साप्ताहिक था आवाज़े खल्क, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका रूपांतरण किया प्रेमचंद जी ने देवस्थान रहस्य नाम से। तो ये उनका पहला लघु उपन्यास था जो कि उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था पहले। तो ये जो देवस्थान रहस्य उपन्यास है उनका, इस उपन्यास का केंद्र, इस उपन्यास की कथा का केंद्र, इसकी कथा वस्तु का केंद्र जो है वो उन्होंने बनाया है मंदिरों के पुजारियों द्वारा गरीब स्त्रियों के शोषण को।
यानी मंदिरों के पुजारियों द्वारा गरीब स्त्रियों के शोषण को इस उपन्यास का केंद्र प्रेमचंद जी ने बनाया है। ये बात बहुत गौर करने वाली है। प्रेमचंद जी की पहली ही रचना जो है वो स्त्री शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती है। समाज का वो तबका जिसे बहुत ही श्रद्धेय पूजनीय माना जाता है, वो किस प्रकार से गरीब स्त्रियों का शोषण करता है, इसको उस उपन्यास में दर्ज किया है प्रेमचंद जी ने। न केवल यही एक उपन्यास है, बल्कि आगे भी उन्होंने जो उपन्यासों की रचना की है उनमें से अधिकतर उपन्यास ऐसे हैं, बहुत से उपन्यास ऐसे हैं जिन उपन्यासों के केंद्र में स्त्री पात्र रहे हैं। चाहे इनका दूसरा उपन्यास, इसके बाद का ही उपन्यास ले लीजिए अगर, जिसको हम प्रेमा के नाम से जानते हैं, उसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। उस 1907 ईस्वी में उसका प्रकाशन हुआ था। तो उस उपन्यास में भी उन्होंने केंद्र बनाया था विधवा विवाह की समस्या को लेकर के, विधवा विवाह को लेकर। तो इस तिथि को ध्यान में रखिए, 1907 ईस्वी का समय है। इसके ठीक एक वर्ष पूर्व प्रेमचंद जी ने दूसरा विवाह किया था। उनका पहला विवाह जब वे 15 वर्ष के थे तभी हो चुका था। उनके पिताजी ने करवाया था। जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ था वो स्त्री जो थी वो थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, तो उनसे मेल नहीं हुआ प्रेमचंद जी का, कलह होता रहा और अंततः वो खुद ही प्रेमचंद जी को छोड़कर चली गई। तो प्रेमचंद जी ने ये दूसरा विवाह जो किया वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था। दूसरा विवाह उन्होंने 1906 ईस्वी में शिवरानी देवी जी से किया, जो कि एक बाल विधवा थी। इसलिए ये जो उनका 1907 में उपन्यास आया प्रेमा, तो उस उपन्यास में जो है प्रेमचंद जी के जीवन की, निजी जीवन की छाया है। न केवल इतना ही, इसके बाद भी उन्होंने जो उपन्यास लिखे, आगे भी चलकर उपन्यास लिखे, निर्मला हो या फिर सेवा सदन हो, गवन हो, तो इनमें स्त्री पात्रों की प्रधानता है। स्त्री पात्रों के समाज को, उनकी समस्याओं को, उनसे संबंधित जो भ्रम फैले हुए हैं, जो मिथक फैले हुए हैं, इन सब बातों को भी उन्होंने उठाया और समाज के अलग अलग तबके किस तरह से स्त्री के शोषण में भूमिका अदा करते हैं, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके शोषण में भूमिका निभाते हैं। तो इन सब लोगों को प्रेमचंद जी ने इन सब उपन्यासों में नंगा किया। तो प्रेमचंद जी का शुरुआती उपन्यास, उनके शुरुआती जो 2 उपन्यास हैं, प्रेमा और देवस्थान रहस्य, इन दोनों उपन्यासों में ही हमें झलक मिल जाती है प्रेमचंद जी के भावी लेखन की। स्त्री को लेकर के उनके दृष्टिकोण को लेकर ये जो 2 उपन्यास हैं ये हमें दिशा निर्देश करते हैं। तो प्रेमचंद जी ने इसके बाद जो उनका जो चरण है माने लेखन का, कहानियों का है। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन वो 1908 ईस्वी में, जून महीने के 1908 ईस्वी में आया था, प्रकाशित हुआ था। तो सोज़े वतन जो संग्रह है उसमें 5 कहानियाँ हैं और 5 कहानियों में से जो 4 कहानियाँ हैं वे 4 कहानियाँ देशभक्ति, देश प्रेम और देश के प्रति बलिदान से संबंधित हैं। उनमें भी जो एक कहानी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है उस संग्रह की, वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इस कहानी को प्रेमचंद की पहली कहानी भी माना जाता है। तो इस कहानी की नायिका, वो जो नायिका है वो अपने प्रेमी से ये शर्त रखती है कि वो तभी उससे शादी करेगी जब वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ ला कर दे। प्रेमी ढूंढता है, ला कर देता है, लेकिन वो प्रेमिका अस्वीकार करती है, ठुकरा देती है, कहती है ये नहीं है। अंततः प्रेमी जो है एक आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक देश प्रेमी शहीद की छाती का खून, कपड़े में लगा हुआ छाती का खून बंद करने के समय, करते समय वो कपड़े में लग गया था, तो वही खून से भरा हुआ कपड़ा वो लाकर देता है प्रेमिका को और प्रेमिका खुश होती है, वो स्वीकार करती है और वो कहती है कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले देश प्रेमी या शहीद की छाती से बहने वाले खून का आखिरी कतरा दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। तो अब गौर कीजिए, ये जो वाक्य है, ये वाक्य साधारण वाक्य नहीं था।
जिस वक्त वो कहा गया था, यानी 1907-8 के करीब जब इसकी रचना हो रही थी, वो दौर कैसा था। तो बहुत से आलोचक हैं, मैंने इधर कुछ पढ़ा, कई सारी पुस्तकें देखी, उनमें से कुछ एक जगह पर मुझे ये देखने को मिला, कुछ आलोचक सोचते हैं, मानते हैं, इस तरह से कहते हैं कि सोज़े वतन में जो देशभक्ति का, देश प्रेम का जो स्वर है वो थोड़ा धीमा है, ये उतना तेज़ नहीं है। तो मैं विनम्रतापूर्वक उनसे कहना चाहता हूँ कि वे ज़रा प्रेमचंद के उस वक्त की तात्कालिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें। जिस वक्त प्रेमचंद जी इन कहानियों की रचना कर रहे थे, जिस वक्त सोज़े वतन आया प्रकाशित होकर, उस वक्त देश का माहौल कैसा था। तो दोस्तों, उस वक्त देश में सर्वव्याप्त एक विकराल भय कायम था। पूरा देश भय के माहौल में जब्त था। इस भय का जो है, इसकी विकरालता को हम और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक टिप्पणी की है, उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है भारत की खोज, उसमें एक टिप्पणी की है इस भय के बारे में। मैं वो टिप्पणी पढ़ना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए किस तरह के भय के माहौल में प्रेमचंद जी ने लिखी थी वो कहानी। तो नेहरू जी कहते हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, व्यापक, दमनकारी, दमघोंटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले खुफिया विभाग का भय, अफसरों और ज़मींदारों के कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भूखमरी का भय, जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। तो ये भय के चारों रूप हैं, मतलब सारे रूप, किस किस तरह से भय, चारों ओर से भारतीय जनता को भय ने जकड़ रखा था। और अगर हम देखें आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, तो आज वर्तमान स्थिति में भी देश में लगभग उसी तरह का भय चारों ओर व्याप्त है। चारों तरफ जो है तरह तरह के भय हैं। पुलिस का भय है, फिर से जो है शासन तंत्र का भय, चारों ओर भय वो व्याप्त है। तरह तरह की एजेंसियां हैं, जासूसी एजेंसियां, सभी तरह का भय चारों ओर परिव्याप्त है। तो उस भय की तुलना हम इस भय से करें तो हम प्रेमचंद के उस दौर के, जब वो लिख रहे थे, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे तो हमें ये सोज़े वतन पर ये हम आक्षेप नहीं लगा पाएंगे। तो वो दौर ऐसा था। प्रेमचंद जी जब ये कहानियाँ लिख रहे थे, उस वक्त उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी, परिवार का भरण पोषण जो था उनकी जिम्मेदारी थी। और वो भय जो कि मैंने कहा, वो उस वक्त प्रेमचंद उस बेरोज़गारी के भय से मुक्त नहीं हुए थे। हालांकि बाद में जाकर वे मुक्त हो गए। और ये हुआ जब गांधी जी का प्रवेश हुआ भारतीय राजनीति में। उन्होंने जो सबसे बड़ा एक योगदान दिया, उनके कई योगदानों में से एक सबसे बड़ा जो योगदान है, उन्होंने भारतीय जनता के भीतर से ये जो इतने सारे भय थे, उन भयों को निकाल दिया। लोग निर्भीक होकर सड़कों पर आने लगे। तो प्रेमचंद जी भी उससे प्रभावित हुए। गांधी जी का प्रभाव उन पर रहा ही है, सबसे ज़्यादा प्रभाव गांधी जी का ही रहा है उन पर। तो गांधी जी से प्रभावित होकर जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा और आह्वान किया कि सरकारी पद और नौकरियां छोड़ दी जाए, तो प्रेमचंद जी ने अपनी वर्षों पुरानी नौकरी पर लात मार दी। तो आप देखते हैं ये जो प्रेमचंद जी के हैं शुरुआती रचनाएं, उनकी शुरुआती उपन्यास प्रेमा हो या देवस्थान रहस्य हो या फिर सोज़े वतन हो, ये सारी रचनाएं जो हैं उनके भविष्य के लेखन का दिशा निर्देश करती हैं। वो किस तरह से किन किन समस्याओं को लेकर भविष्य में महान रचनाएं सृजित करने वाले थे, उसका एक तरह से हमें ट्रेलर यहाँ देखने को मिलता है। फिल्मों में के ट्रेलर हम देखते हैं, उससे हम फिल्म का अनुमान लगाते हैं। हालांकि सारे ट्रेलर वैसे होते नहीं हैं जिससे फिल्म का अनुमान लगे। बहुत सारे ट्रेलर कुछ और होते हैं, फिल्म कुछ और हो जाती है, किंतु यहाँ फिल्म कुछ और नहीं है। प्रेमचंद जी ने शुरुआत में जो रुख अख्तियार किया था समाज को लेकर, समाज की समस्याओं को लेकर, वो रुख उनका अंत तक ही बना और जाकर प्रबल हो गया वो। तो उन्होंने अपने उपन्यासों में, जिन महान उपन्यासों और कहानियों में जिन समस्याओं को
बहुत ही मजबूती के साथ सशक्त तरीके से व्यापक एक बड़े फलक पर संश्लिष्ट रूप में जिनको प्रस्तुत किया उन्होंने आगे चलकर, उसकी जो है भूमिका या उसके जो है लक्षण, उसकी कौंध जो है इन रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। प्रेमचंद का मिजाज हमें समझ में आता है, उनके शुरुआत से ही जो उनका मिजाज रहा है। तो प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक हैं, ये सारे जो अभी हमने इसकी चर्चा की, ये उनके कुछ शुरुआती कदम थे जो उन्होंने उपन्यास सम्राट होने की दिशा में बढ़ाए थे। ये कुछ ज्योतियाँ थीं जो आगे चलकर विशाल प्रकाश पुंज बन गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बस, धन्यवाद।